नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 आप सभी लोगों का कार्यक्रम में स्वागत करता है। अभी हम लोग बेनीपट्टी विधानसभा में हैं और हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी विनोद शंकर झा जी हैं। विनोद शंकर झा जी मरीन चीफ इंजीनियर हैं और समाज सेवी हैं। समाज के कामों में अक्सर हरदम आगे रहते हैं, लोगों के दुख सुख में साथ रहते हैं। हमारे साथ आज यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। वे बताएंगे कि वे किन मुद्दों पर इस बार बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। स्वागत है आपका झा जी कार्यक्रम में बहुत बहुत। हम ये जानना चाहेंगे कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, लोग आपको क्यों वोट दें? जी बहुत बहुत नमस्कार आप सभी फ्रंटलाइन के टीम को। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर जो उम्मीदवारी दिया हूँ, नामांकन दिया हूँ, यहाँ के जो व्यक्तियों का, यहाँ के जो जनताओं का मूल समस्या जो है स्थानीय समस्या, चूँकि ये विधायक का चुनाव है और मुखिया से ऊपर और सांसद से नीचे जो एक क्राइटेरिया बनाया गया है विधायक का, और उनके क्षेत्राधिकार में जो काम होते हैं उन सब के समस्याओं का निवारण कौन करेगा, उन सब की बातों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। जो भी आज तक प्रतिनिधि हुए हैं वो बेनीपट्टी क्षेत्र के जो मूलभूत समस्या हैं उनको सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया है। या बाढ़ या सुखाड़ का मुद्दा हो, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर पलायन और रोज़गार रहा है मिथिला क्षेत्र का। ये सिर्फ बेनीपट्टी क्षेत्र का नहीं, मिथिला क्षेत्र का। आप देखेंगे वोटिंग प्रतिशत हमारा मात्र 52% है, और जबकि आप जम्मू कश्मीर का वोटिंग परसेंट देखिए लास्ट लोकसभा इलेक्शन में तो 55 से ऊपर है। क्या कारण है इसका? जम्मू कश्मीर ऐसे क्षेत्र में जो प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है आतंकवाद से, उस क्षेत्र में 55 से ज़्यादा वोटिंग होता है और इस क्षेत्र में 52% है। कहीं ना कहीं पलायन है। यहाँ की प्रतिभा, यहाँ के लोग रोज़गार के लिए या शिक्षा के लिए क्षेत्र छोड़ के दूर चले जा रहे हैं। तो कोई बड़े एसेट के कमाने के लिए नहीं जा रहे हैं, मात्र 15,000 20,000 के लिए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, हाँ, जो जा कर के बहुत लोग 1.5 लाख 2 लाख या अच्छी नौकरी के लिए जा रहे हैं, और स्वागत है उनका। वो लोग जाएं, क्षेत्र का नाम करें, गांव का गौरव बढ़ाएं, अपने परिवार का गौरव बढ़ाएं। लेकिन जो मात्र अपने रोजी रोटी के लिए, 4 आदमी परिवार को सुखीपूर्वक जीने के लिए सिर्फ जा रहे हैं, वो कहीं से भी जो है सो अच्छा मैसेज हमारे क्षेत्र के लिए नहीं है। वो लज्जा वाला मैसेज है। उसको हमारी प्राथमिकता है कि प्राथमिकता हमारे पास विज़न भी है इसका। हम चाहते हैं कि उन लोगों को अपने अनुमंडल प्रक्षेत्र में 15 से 1000 एवरेज 15,000 की नौकरी उनको मिले, ताकि उनको शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ अपने परिवार के साथ रहने का, अपने वंशावली जो हैं ग्रामीण हैं उनके साथ रहने का मौका मिले। और इस चीज़ के लिए हमने अनेक सारा विज़न रखा है और इसको हमने घोषणा पत्र में भी शामिल किया है। दूसरा, आपने कहा चुनाव क्यों दे, तो हम ऐसे एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो अब तक लगातार कई 7-8 सालों से, हमारा एक ट्रस्ट भी है युगांतर ट्रस्ट, और व्यक्तिगत स्तर से हम बता दी, परिचय आपने दिया कि मैं मैरीन चीफ इंजीनियर हूँ। और इस हैसियत से मैंने बहुत सारे कार्य जो पेंडिंग जॉब्स हैं, लंबे समय से लंबित कार्य रहे बेनीपट्टी में, उनको मैंने सक्रियता से, पूरी सक्रियता से काम करके उसको अंजाम तक पहुँचाया है, जो विकास के में एक बहुत बड़ी बाधा थी। और ये सारे बेनीपट्टी की जो जनता है, खासकर युवा हैं, वो जो आजकल सोशल मीडिया पर हैं या पत्रकार महोदय सब जो जानकारी रखते हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पर बेनीपट्टी में 26 वर्ष पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद जी द्वारा एक अनुमंडल अस्पताल का शिलान्यास किया गया था। 26 वर्ष हो गया। आप 26 वर्ष हो सकता है, 1992 की बात है। उसके बाद विधायक भी बने, कितने विधायक मंत्री बने, है ना। लेकिन इस मुद्दे को किसी ने भी वेट नहीं दिया, या जो भी कारण हो। जब हमने इस मुद्दे को पत्रकार महोदय द्वारा जब प्रकाशित किया गया था, तो उस मुद्दे को देखा तो हमने सिर्फ जानना चाहा कि आखिर क्या कारण है जो कि काम रुका हुआ है। और उसको आप देखेंगे, सिंपली हमने पत्राचार किया विभाग को, मेल के माध्यम से 3 मैसेज किया, फ़ोन किया। प्रधान सचिव तत्कालीन थे संजय कुमार जी, और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने काफ़ी उस पर फोकस करके कि नहीं, यू हैव वेरी वैलिड कंसर्न फॉर दिस प्रॉब्लम्स, और उन्होंने 7 दिन के अंदर निर्माण कार्य को चालू करवाया। तो और सभी लोग जानते थे। एक ये काम हो गया। दूसरा काम देखें कि नागदा बलाइन का पुल था, जो 12 बरस से जो है RWD के अंदर था, और जो भी हो उसमें विभागीय कमी थी, और लगातार संघर्ष, वहाँ के स्थानीय लोग जो है सो सड़क जाम भी किए थे, लगातार प्रयासरत थे 12 वर्ष से। वहाँ के स्थानीय जटाशंकर जी हैं और ग्रामीण सब लगातार कई वर्षों से वहाँ से प्रयासरत थे। पत्रकारों द्वारा भी बार बार मुद्दा उठाया गया था। तब हमने उसको लिया, तो कोऑर्डिनेट किया, वहाँ के स्थानीय लोगों को, विभाग को कोऑर्डिनेट करके किया, और आज आपका प्रतिफल है जो नागदा और बलाइन की जो 12 वर्ष से चालू है। आप देखिएगा मधवापुर का 36 वर्षों का गोदाम पड़ा हुआ था, 36 वर्षों से। अब जो मेरी उम्र 35 वर्ष है, 36 वर्षों से, तो ये सब वो भी आज निर्माण के लिए जो है सो स्वतः अनुमोदन, वहाँ से जब कृषि मंत्रालय ने लिखा था कि यह प्रस्ताव स्वतः अनुमोदन है, और
आप उस पर काम शुरू कीजिए। ये भी काम हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि हम यहाँ स्थानीय हैं तो हमारी स्थानीय समस्याओं को कौन देखेगा? हम यहाँ पर स्थानीय आदमी हैं, हम यहाँ की सारी समस्याओं को, जो पंचायत स्तरीय समस्या, सबको जा करके एक एक पंचायत में जा करके सर्वे करते हैं, स्थानीय लोगों से मिलते हैं कि क्या समस्या है, और उस समस्या को काफ़ी गंभीरता से लेकर के अंजाम तक पहुँचा रहे हैं और पहुँचाते रहेंगे। दूसरी समस्या यहाँ की बाढ़ और सूखा की समस्या, ये कौन नहीं जानता है बेनीपट्टी क्षेत्र में कि लंबे समय से समस्या है। इस पर क्या स्थायी निदान निकला? हर बार तटबंध मरम्मत के नाम पर, तो बाढ़ के नाम पर राहत दे करके इतिश्री कर लिया जाता है। लेकिन सिर्फ राहत देना समाधान नहीं है, सिर्फ मेडिसिन थोड़ा दे देना समाधान नहीं है, उसका अस्थायी निदान यहाँ को लोग चाहिए। बाढ़ सरकार ये बड़ा प्रक्षेत्र है। आप देखिएगा एक ही समय में, भौगोलिक देखिए, जोग्राफिकल इसका देखिए, एक ही समय में पश्चिम क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहता है, उसी क्षेत्र में देखिएगा पूर्व क्षेत्र जो है सो सुखाड़ से प्रभावित रहता है। क्यों? इसका समायोजन क्यों नहीं किया गया अब तक? कौन करेगा समायोजन? तो इसको समायोजन करने की ज़रूरत है। जब आप प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वे होता है तो एवरेज वैल्यू निकल आता है। एवरेज वैल्यू के आधार पर ही आपको जो है क्षतिपूर्ति दी जाती है। तो ये 6 पंचायत जो प्रभावित होते हैं, लेकिन बाकी पंचायत जो है सो उनमें उपज हो जाता है। तो जो प्रभावित इलाके हैं उनको अनुदान नहीं मिल जाता। 2017 में देखिए, हम 2017 में हमने लगातार संघर्ष किया और आज तक 2017 में फसल अनुदान का जो क्षति है वो कि पश्चिम क्षेत्रों को किसानों को नहीं मिला है। बर्री, बिशनपुर, शाहपुर, बसैठ, पाली, इन पंचायतों को नहीं मिला। हमारे पास पेपर है, डीएम का प्रस्ताव गया हुआ है वहाँ पर, हम सहकारिता विभाग से नहीं मिल पाया। तो ये सब सारी जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि उस मुद्दे को सही विजन नहीं है, उस मुद्दे पर अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो और मैंने रोड की, सड़क की बात बता ही दिया कि जब मैं सामाजिक कार्यों की शुरुआत की थी तो सड़क की मुद्दा आता था अलग अलग क्षेत्रों से। तो यहाँ मेरा खरंजा है, तो यहाँ मिट्टीकरण है, तो यहाँ गाड़ी फंस रही है। बस मैंने देखा कि ठीक है, सड़क एक बहुत बड़ी यहाँ की समस्या है। तो क्या किया? तो मैंने एक ईयरली पेपर निकाला जो इस ईयर में RWD के द्वारा कितने सड़क को अप्रूव कराया गया। सारे सड़क का मेरे पास स्टेटस है, हर एक सड़क का स्टेटस है। बेनीपट्टी डिवीज़न में जो भी सड़क हैं, खासकर हमारे विधानसभा क्षेत्र में, सबका मैंने स्टेटस निकाला है। फिर देखा है कौन सड़क निर्माण हो चुका है, कौन पेंडिंग है। ईयर बाय ईयर हमने स्टेप किया और सब सड़कों को निर्मित बनवाया जा चुका है। सिर्फ एक सड़क जो है ये यहाँ धगजरी से नपटोली, जो अभी हाईकोर्ट के जुरिडिक्शन में है, हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, उस पर भी हम लगे हुए हैं और बहुत जल्द चुनाव के बाद बहुत जल्दी उसको जो है सो कोऑर्डिनेशन करके, ताकि हाईकोर्ट का इंतजार नहीं हो, कोऑर्डिनेशन करके उसको हम निर्मित करवा लेंगे। तो अभी अपडेट है सड़क के मामले में कि मार्च 2019 तक जो भी बेनीपट्टी क्षेत्र में स्वीकृत सड़क है, सभी सड़क बना जा चुका है। मार्च 2019 के बाद जो स्वीकृत सड़क है वही लंबित है। ये सड़क की बात हो गई। अब बिजली की समस्या लीजिए। बेनीपट्टी पश्चिम में आप देखिएगा बसैठ फीडर है, वो लंबे क्षेत्र से बसैठ फीडर बिजली के लिए समस्या के लिए जूझ रहा था। उसका जब जानकारी हमने प्राप्त की तो कहा गया कि जब तक यहाँ पर PSS नहीं बना जाएगा, पावर सब स्टेशन का निर्माण नहीं होगा बसैठ में, तब तक ये समस्या लगातार जारी रहेगा। पावर सब स्टेशन का शिलान्यास माननीय कृषि मंत्री, तत्कालीन कृषि मंत्री अभी भी हैं, प्रेम कुमार जी द्वारा कराया गया, लेकिन उसका निर्माण पूरा नहीं हुआ। अब फिर कुछ समस्या आ गई, टेक्निकल समस्या आ गई डिपार्टमेंट में, फिर से रिवाइज एस्टीमेट में गया। तो कहने का अर्थ फिर से उसको बनने में कम से कम 2 से 2.5 वर्ष समय चाहिए था, लेकिन अस्थायी निदान कुछ नहीं था। तो फिर हमने अपने, चूँकि मैं भी एक इंजीनियर हूँ, फिर मैंने विभाग से कोऑर्डिनेट किया जो क्या किया जा सकता है इसमें। तो यही कंक्लूजन निकला कि ठीक है, जिस पर जो लोड ज़्यादा आ रहा है उस लोड को जो नेबर रीजन में फीडर है उससे वहाँ जोड़ दिया जाए। तो हमने बसैठ से पश्चिम क्षेत्रों को कोऑर्डिनेशन से, वहाँ पर जो बिजली अधिकारी महोदय हैं वो भी काफ़ी सहयोग दिए, पॉजिटिव उनका अप्रोच था, और वहाँ जुड़वा दिया। मुरेठ फीडर से, करदौली मुरेठ फीडर से। आज बेनीपट्टी पश्चिम में पता कर लीजिए 24 घंटे 23 घंटे बिजली रहती है, वोल्टेज के साथ रहती है, बिजली की समस्या समाप्त हुई। उसका पाली क्षेत्र में देखिए, पाली क्षेत्र को कुछ क्षेत्रों को हमने बगल में है बरदाहा है, बिस्फी फीडर से जोड़ दिया। तो ये लोड जो 5 मेगावाट से ऊपर लोड जा रहा था, आज 3.5 मेगावाट लोड आ गया, जो 4 मेगावाट कैपेसिटी थी पूरी फीडर की। सही है, 24 घंटे बिजली लगभग मिल रही है, 22 घंटे 23 घंटे से ऊपर बिजली मिल रही है, वोल्टेज के साथ मिल रही है। तो अब ऐसा लग रहा है कि फीडर वहाँ पर नए पावर सब स्टेशन बनाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही है। तो कुछ हमने कोई बड़ा नहीं किया, सिर्फ अपने क्षमता से उसको जो कोऑर्डिनेशन करके जो टेक्निकल इश्यूज़ था उसको ने सॉर्ट आउट कर दिया। तो बिजली की समस्या हो गई, सड़क की समस्या हो गया, बाढ़ का समस्या हमने बता दिया कि बाढ़ की समस्या थी यहाँ पर। इस बार अधिकारियों की लापरवाही से बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया गया था इस बार, जबकि हर कोई जानता है कि थोड़ा सा बाढ़ आने पर भी पश्चिम क्षेत्र प्रभावित होता है। पश्चिम क्षेत्र
कहा जाए एक तरह से कि नदी में ही बसा हुआ क्षेत्र है, तो इस तरह से है, लेकिन नेगलेक्ट किया गया पदाधिकारियों द्वारा। अब उसका परिणाम क्या हुआ, यहाँ पर जो प्रधान सचिव महोदय से या आपदा विभाग से नाव मिलना चाहिए था, 100 में नाव नहीं मिला, क्योंकि जब तक आप कहेंगे नहीं जो मेरा क्षेत्र प्रभावित है तब तक विभाग आपको नाव देगा नहीं, नाव मिला नहीं 100 में। उसके बाद हम लोगों ने ट्रस्ट है, ट्रस्ट के माध्यम से अपना कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को साथ लिया और वहाँ पर जाकर राहत पहुँचाया। ट्रस्ट के माध्यम से 3 नाव बर्री में हमने दिया, 2 नाव बर्री पंचायत के लिए, 1 नाव खसिया घाट पाली के लिए, अपने ट्रस्ट के माध्यम से दिए। 100 समय पहुँचा और लोगों को थोड़ा सा सुविधा मुहैया कराया। घर घर जा कर के अब प्रभावित का क्षेत्र कैसे होगा, क्योंकि लोगों को कृषि क्षेत्र में, कृषि उपज में प्रभावित हो चुका है, नुकसान हो चुका है, घरों में पानी घुसा हुआ है, उस सब के लिए क्या किया जाएगा। तब हमने आप पत्रकारों के महोदय से ही, एक AAP न्यूज़ है राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार, उनसे बात की, उनको बुलाया, उनको सर्वे कराया मधुबनी क्षेत्र में। हमने उस नाव पर बैठ करके सर्वे करा और सर्वे करने के बाद वहाँ से रिपोर्टिंग हुई, सरकार पर दबाव बना और कैबिनेट में अगले ही दिन मीटिंग हुई। और मीटिंग के बाद मधुबनी को भी 3 अनुमंडल को, बेनीपट्टी अनुमंडल, मधवापुर अनुमंडल और एक मधेपुर अनुमंडल, ये तीनों अनुमंडल को ले जाकर को जो बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया। तो इसी कारण है कि कुछ लोगों को जो 6,000 रुपये और जो कृषि का 65% घोषित किया गया, वो लोगों को सुविधा मिल रही है। तो इस तरह से हर एक क्षेत्र में जहाँ जो समस्या मिली, मुझे निचले स्तर से बड़े बड़े स्तर तक हमने प्रयास किया है और लगातार ईमानदारी पूर्वक प्रयास करते रहेंगे। ये भी हमने बोल दिया है, क्योंकि जब 3.5 से 4 महीने जहाज़ पर रहते हैं तो वहाँ भी लोग व्हाट्सअप फेसबुक के माध्यम से जब हमें समस्या भेजते हैं, उसको हम पत्राचार से कोऑर्डिनेट करके, फ़ोन करके कोऑर्डिनेट करके समाधान करते हैं। जब यहाँ आते हैं तब तन मन धन समय और पूरी ऊर्जा से हम उस पर काम करते हैं और उसको अंजाम तक पहुँचाते हैं। चाहे उसके लिए हमको परिवाद करना हो तो परिवाद भी करते हैं, चाहे उनको बात करना हो अधिकारी से तो अधिकारी से बात भी करते हैं, पत्राचार करना हो पत्राचार भी करते हैं, या पेपर में प्रकाशित करना हो तो आप मीडिया बंधु को ही साथ लेकर के उसको प्रकाशित करते हैं, ताकि इस खबर को प्रमुखता मिले और सरकार की के अभिभावकों के लापरवाही को दर्शाया जा सके। तो इसी तरह से आप देखे होंगे कि अनेक सारे कार्यों को हमने जो शॉर्ट लिस्टेड किया है, इसमें हमने अपने कामों को हमने जो है सो इसमें दर्शाया है, और जो काम हम आगे सोचे हैं उसको हमने अपने घोषणा पत्र में दिया है, ताकि हम क्या करना चाहते हैं और क्या किए हैं लोगों को हमारे बारे में एक जानकारी मिले। हम कोई किसी पार्टी के सिंबल पर लेके नहीं आए हैं। बहुत सारे छोटे पार्टी थे जो सिंबल देने के लिए हमारे तैयार थे, लेकिन हमने कहा नहीं, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमने जो किया है उस पर हम लोगों से वोट मांगेंगे, चाहे वोट जो मिले। और हम जो देखे हैं लोगों का उत्साह, ऊर्जा, और हम एक सबसे सफल कॉन्टेस्ट में हम जा रहे हैं। आज जितने भी सिंबल लेकर के आए हैं वो सब आप देखिए, जब हम शुरू में मैदान में निकले थे तो धीरे धीरे पश्चिम क्षेत्रों से चालू किया, और आज यहाँ कलवाही प्रखंड तक 11 में हमारा उत्साह देखिएगा कि सारे युवा हमारे हर टीम काम कर रही है। हर रोग प्रचार गाड़ी पर जो लोग लगे हुए हैं वो घर घर एक डोर टू डोर काम किए हैं। दूसरी चीज़, हम यहाँ से अरेर तक हर एक घर में, एक घर में हर परिवार के मुखिया तक जाकर के हमने फेस टू फेस मिला है, फेस टू फेस जाकर के हर परिवार के मुखिया तक कहा है कि ताकि हम अपने कैंडिडेट को समझ सकें, जान सकें, 2 लाइन बात कर सकें। और मेरा प्रयास यही है कि जो बचे हुए दिनों में जो कलवाही के 11 प्रखंड है, उस प्रखंड में जो पंचायत है 11 पंचायत, उसमें जाके हर एक परिवार से लगभग मिल सकूं, ताकि वो किसको चुनने जा रहे हैं, हमने क्या किया है, अपनी संदेश आप लोगों के और आप मीडिया प्रबंधकों को मैं जानकारी दे रहा हूं कि आपके माध्यम से भी जो सारे बोल रहे हैं उन लोगों को समझने का मौका मिले, मेरे बारे में जानने का मौका मिले। जी धन्यवाद सर। लेकिन आप एक बात कर रहे हैं कि पलायन की बात कही आपने, बाढ़ सुखाड़ की बात की, मैं पलायन की बात पर कर रहा हूँ। आप कहते हैं कि हर परिवार से एक सदस्य को न्यूनतम 15,000 रुपये की नौकरी देंगे। कैसे देंगे आप, ये क्या प्लान है आपके पास? जी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, कोई हम इम्प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हैं। हमने स्पष्ट अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हर परिवार को, परिवार मतलब कि जिसकी शादी हो चुकी है उसको हम एक बेसिक परिवार मान रहे हैं, और एक वार्ड में हम लगभग 200 परिवार मानते हैं। एक वार्ड में एवरेज 200 परिवार हम मानते हैं। इसको आप एक माइंड में रखिए। आप देखिएगा यहाँ पर नल जल योजना लगा हुआ है, पानी टंकी लगी है बेनीपट्टी परिक्षेत्र में। कितना? एक पानी टंकी ग्राम पंचायत में लगा हुआ है। एक पानी टंकी का जो आधुनिक बजट है, जो आदतन बजट है, आप देखिए 4,20,000 है। पहले का था 2,98,000, 3 करोड़ का। आज का जो है सो 4,20,00,000 का आदतन बजट है। आप कहीं जाकर के प्रकलन राशि का बोर्ड देख सकते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा है? उसके अलावा उस पर स्टाफ खर्च, रिपेयर खर्च, उसके अल्टरनेट बिजली सप्लाई के लिए जनरेटर की व्यवस्था है,
डीजल की व्यवस्था है, ये सारा है। मेंटेनेंस के नाम पर पैसा आ रहा है, ये सारे खर्च जो है सो आप जोड़ दीजिए उस पर, और सिर्फ उसका 4 करोड़ 20 लाख रुपया सिर्फ उसके बनाने की राशि लगी हुई है। अब ये हो गया उसका जो आपके इन्वेस्टमेंट किया गया आपके ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दूसरा पक्ष देखिए, यहाँ पर आप समझिए क्या उसकी उपयोगिता है। मुझे उत्तर बिहार में मैं सबसे पूछता हूँ कि पानी टंकी का, आप जनता भी जान रही है, यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं क्षेत्र में हैं, या पत्रकार महोदय, आप बता दीजिए उत्तर बिहार में उस पानी टंकी की क्या उपयोगिता है। मैं नहीं समझता हूँ कि उत्तर बिहार में इसकी किस उपयोगिता है। इसकी उपयोगिता दक्षिण बिहार में हो सकती है, पठारी इलाकों में हो सकती है, लेकिन उत्तर बिहार में मैं उपयोगिता नहीं समझता हूँ। जहाँ तक पानी का जल स्तर का दोहन हो रहा है, चालू कर दिए और समय पानी बह रहा है, पाइप लीकेज है, कहीं जा रहा है, कहीं टूटी नहीं है, लगातार पानी धोना। आज मुझे ज़रूर जो है समझ इसका प्रभाव समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगले जनरेशन को या 10 वर्ष के बाद समझ में आएगा, जब जल स्तर धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। जो स्थिति अर्बन इलाकों में है वही हमारे ग्रामीण इलाकों की स्थिति हो जाएगी, ये स्पष्ट है। अब बताइए कि आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया 4 करोड़ 20 हज़ार का, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। अब हम आपको एक दूसरी आइडिया देते हैं इसमें कि आपने 4 करोड़ 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, उसको हम ग्राम पंचायत में ले लिए, पैसा ले लिया आपका, हम उसको एक बैंक में डाल दिए, किसी भी बैंक में, चाहे वो SBI बैंक हो, PNB बैंक हो, जो भी हो, जो अधिकृत है, गवर्नमेंट द्वारा अधिकृत है और रिलेबल संस्था है, उसमें हम डाल दिए। 4 करोड़ 20 लाख का यदि FD आप कराते हैं अपने बैंक में भी अपने पैसा का कुछ, तो 9.8, अभी थोड़ा सा कम हुआ है कोरोना के चलते, 7 से ऊपर ही मिल रहा है FD फिक्स डिपॉजिट। आप एवरेज म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो 12 से 15 मिलता है, लेकिन आप समझ लें कि 10% एवरेज लेकर के 10% आपको उसमें हमको मिल रहा है। तो 4 करोड़ 20 हज़ार रुपया का 4 करोड़ रखते हैं एवरेज में, उसका 10% कितना हुआ साल का? 40 लाख रुपया हुआ। 40 लाख रुपया हमको आ रहा है ग्राम पंचायत में ईयरली, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, कहीं रिस्क नहीं है, कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं, कुछ नहीं खोल रहे हैं, रिस्क कहीं नहीं है। सेफ मोड में 40 लाख रुपया हमारे ग्राम पंचायत में आ रहा है। अब 40 लाख रुपया आ गया, अब हमने घोषणा किया है 15,000 रुपया हम एवरेज दे रहे हैं लोगों को। आप उसमें आप ईयरली आप जोड़ लीजिए, ईयरली यदि हम देंगे तो कितने लोग हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया इन्वेस्टमेंट, आप डिवाइड कर लीजिए कितने लोगों को इन्वेस्टमेंट कर दिया मात्र एक योजना से, ये इन्वेस्टमेंट हो गया कितने लोग। अब हमको करना है कि हमने पैसा भी हमारे पास है और उतनी संख्या में लोगों को हम रोज पैसा भी दे दिए, पैसा मिल गया। अब उनको रोज़गार के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना रोकना है। जो जिस योग्यता के हैं, आप यदि B.Ed किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं, या BCA किए हुए हैं, तो हमारे ग्राम पंचायत के लोग कहीं, चाहे मंडल परिषद के लोग कहीं तो BCA के लिए जा रहे हैं, कहीं तो B.Ed पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं दूसरे क्षेत्र में? वो हमारे पास जब प्रतिभा है, पढ़ाने वाले हैं, उनको हम यही संस्था मुहैया करेंगे, किसी अच्छे संस्था से टैग करवाएंगे, यहीं खुले सेंटर, उनको वहाँ रोज़गारी देंगे। 15,000 का एवरेज है, वो अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको हम 18,000 रुपये देंगे, 20,000 रुपये देंगे, ठीक है, वो रुकेंगे। अब दूसरी बगल देखिए, हमारे ग्राम पंचायतों में आज भी नाला की ज़रूरत है, जल जल की समस्या है। जो दूसरे मद से नाला निर्माण होता है, हम नाला का निर्माण करवाएंगे। तो जो लेबर क्लास के लोग हैं उनको 15,000 नहीं, हम 10,000 ही देंगे, 12,000 रुपया देंगे। 300 रुपया पर अभी भी लोग मजदूर काम करते हैं कि नहीं करते हैं, 350 रुपया पर, उनको 12,000 रुपया देंगे। 12,000 रुपया दे करके ठीक है, आप नाला काम कीजिए, 300 दिन काम मिलेगा आपको। तो एवरेज 15,000 रुपया हमने मापदंड दिया, और इस तरह से जो उनका क्वालिफिकेशन है, जो उनका टेक्निकल है, जिसमें उनको कौशल हासिल है, महारत हासिल है, उसी लेवल का काम दे करके उनको हम पलायन को रोकेंगे, रोज़गार मुहैया कराएंगे, और उनको जो इतना 15,000 रुपया की एवरेज हो वो सुनिश्चित की जाएगी। ये एक हमने उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, आज RWD रोड का क्या काम है? जो गांव से गांव जोड़ना, गांव से SS 52 को जोड़ना, या SS स्टेट हाईवे को जोड़ना। अब उदाहरण लीजिए आप कि आप बजट देखिए कितने का बजट है। अब उस बजट से यदि आप प्रकलन राशि देखेंगे कि 4 करोड़ का बजट है, तो आप 4 करोड़ रुपया तो उसमें एस्टिमेट बना हुआ है, आप हमको 2.5-3 करोड़ रुपया दीजिए, उससे भी कम दीजिए, हम उससे बेहतर क्वालिटी का सड़क बना के देते हैं आपको। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो सामुदायिक भवन बनता है, आप देखिए, अपने घर बनाने का अनुभव तो व्यक्तिगत रूप से सभी को होगा, कोई भी व्यक्ति नहीं हो जिसको घर बनाने का अनुभव दोनों नहीं होगा। जो घर आप अपने घर 5 लाख में बनाएंगे, वो यदि आप सरकारी बोर्ड उस पर खाई कहे लगाने के लिए, तो उसका बोर्ड 10 लाख का हो जाएगा, 8 लाख का हो जाएगा मिनिमम। तो कहीं से हमारे लिए जो इन्वेस्टमेंट आया है उसको ओवर एस्टिमेट करके उसमें लगाया गया है, वो पैसा का हम उस यूज़ करेंगे। इस तरह से हमारे पास अलग अलग विज़न है, जहां हमारा प्राथमिकता है कि जो जिसमें महारत हासिल है उनको रोक करके, उनकी प्रतिभा को रोक करके यहाँ पर सबको 15,000 की नौकरी अनुमंडल प्रक्षेत्र में दे करके उनको रोकना है। इस तरह से मेरा विज़न क्लियर है।
जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जी, इस चुनाव का समय है और प्रचार अभियान अभी चल रहा है, 5 तारीख तक प्रचार है। तो अब मैं जनता यहाँ पर बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के जो भी जनता हैं, जो भी आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सब से आग्रह करूँगा कि जहाँ तक आपके पास नहीं पहुँच चुका हूँ, आप इस चैनल के माध्यम से पहुँच रहा हूँ, क्योंकि समय का अभाव है और इसी समय के अनुशासन में सब प्रचार प्रसार ख़त्म करना है। और इस बार जो कोविड-19 का प्रभाव है वो चुनाव आयोग के द्वारा भी लगाया गया है और उसी को देख करके हम लोग चुनाव प्रसार कर रहे हैं। बड़ी जनसभा से भी बच रहे हैं और इसको देखते हुए थोड़ा सा आप जहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँ, आपसे आग्रह है कि आप सभी हमारे पक्ष में मतदान करें और इसी संदेश को अपने अगल बगल आस पड़ोस को 1 से 11 कैसे हो वो हमारे लिए प्रयासरत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। फ्रंटलाइन 24 का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, फीडबैक देने का कष्ट करें और अगर आप इसी तरह के और भी कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्रंटलाइन 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।